शाम ढल रही थी। आसमान आज पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार हो। काले बादलों से घिरा हुआ आसमान शायद किसी अनहोनी का सूचक था। कब्रिस्तान वाली चुड़ैल का एक और अगला एपिसोड आरजे अनूप के साथ। मृत्यु एक अटल सत्य है। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। किसी की पहले मृत्यु हो जाती है, वहीं किसी के कुछ समय पश्चात, लेकिन एक न एक दिन जाना सभी को है। थानेदार पी पांडे ने मोहिना के अब्बू के कंधे पर हाथ रखते हुए दिलासा देते हुए कहा, साहब, मेरी मोहिना ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो बेचारी बहुत ही मासूम थी साहब। उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती तब तक उसकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। ये कहते ही मोहिना की अम्मी फफक कर रो पड़ी। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। मेरा यकीन मानो, आप दोनों के साथ न्याय होगा। वो लोग कानून से ज्यादा दूर तक नहीं भागेंगे, थानेदार पांडे जी ने कहा। मोहिना के अब्बू शोएब अंसारी ने कहा, साहब, हम न्याय का क्या करेंगे? हमारी तो सारी खुशियां इसी से थी। अब हमारी दुनिया ही उजड़ गई तो हम जी के क्या करेंगे? जिएंगे भी तो किसके लिए? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरा यकीन कीजिए, बहुत जल्द वो मुजरिम सलाखों के पीछे होंगे। ये थानेदार पांडे का वादा है आपसे। ये थानेदार के अंतिम शब्द थे। उसके बाद मोहिना के अब्बू शोएब अंसारी ने औपचारिकता पूरी करने के बाद शव को वापस गणेशपुर ले गए। वहां कब्रिस्तान में अपने विधि से उसके पार्थिव शरीर को कब्र के सुपुर्द कर दिया। अगले कुछ दिनों में ही मोहिना के अम्मी और अब्बू हैरत अंगेज तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो गए। जानकारों का मानना था कि मोहिना के वियोग में लोगों ने आत्महत्या कर लिया। शायद उनका इस समाज में खिल्ली उड़ाना और लोगों के बीच उस कुकर्म के चर्चे को सह पाना उनके लिए विडंबना बन गई होगी और दोनों ने खुशी खुशी मौत को गले लगा लिया था। मोहिना के अम्मी अब्बू के रहस्यमयी मौत ने खौफ का एक माहौल बना दिया था, जिसका असर यह हुआ कि रात्रि को भी व्यक्ति उनके घर की तरफ होता हुआ नहीं जाता था। गांव के कुछ लोगों का मानना था कि मोहिना अब भी वहां घूमते हुए दिखती रहती है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन बातों से मैं किनारा करना भी उचित नहीं समझता था। इस काल्पनिक सोच के इस रहस्यमयी माहौल ने सबको अपनी जकड़ में ले लिया था। इसी वजह से गांव के कुछ साहसी युवकों ने उस घर को जलाकर खाक कर दिया। ऐसा करने से काफी हद तक मानसिक जीत मिली, लेकिन ये जीत ज्यादा दिन तक जारी नहीं रह पाई। मोहिना के साथ हुए उस जघन्य अपराध के बाद उन पांचों लड़कों का कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। वो सभी के सभी अपनी पढ़ाई बीच से ही छोड़कर भाग चुके थे। कुछ समय बाद कोई पुख्ता सबूत और किसी भी व्यक्ति के हस्तक्षेप नहीं करने की वजह से मोहिना का केस बंद कर दिया गया। लगभग 1.5 साल बाद एक परिवार उस बिष्ट गेस्ट हाउस में रहने आया, लेकिन 1 महीने के अंदर ही परिवार के सभी 6 लोग अजीब तरीके से मृत पाए गए। कुछ दिनों बाद जब घर से बदबू बाहर आने लगी और लोगों की शिकायत के बाद पता लगा कि उस परिवार को मरे हुए 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया था। मौत का सिलसिला यही नहीं थमा। 2 साल बाद भी जब सभी को लगा कि स्थिति सामान्य हो गई है, तो सभी के दिल से मोहिना का भय लगभग निकल चुका था। एक दिन उसी बिष्ट गेस्ट हाउस में एक शिक्षक अपनी पत्नी और 2 बेटे और एक बेटी के साथ रहने आए। उनका अच्छा समय व्यतीत हो रहा था कि एक दिन उनके पति की
सीढ़ी से गिरकर मौत हो गई। धीरे धीरे उस सदमे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और उनकी श्रीमती जी पागलपन का शिकार हो गई। एक बार अमावस की काली रात जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, रात्रि के किसी पहर अपने बच्चों के साथ छत पर चढ़ गई और सबसे पहले उस औरत ने अपने 2 बच्चों को छत से धक्का देकर मार डाला और अंत में अपने सबसे छोटे बच्चे को लेकर छत से कूद पड़ी। सुबह पूरे गांव में हाहाकार मच गया था। आस पड़ोस के गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि यह सब मोहिना का ही किया धरा है। उस घटना के बाद गांव के रजामंदी से वो गेस्ट हाउस पिछले 3 सालों से बंद ही पड़ा था, लेकिन कुछ सालों से अनहोनी घटनाएं ना होने की वजह से उस गेस्ट हाउस को दोबारा खोल दिया गया था। मुझे खुशी इस बात की है कि कनक बाबू, आप पहले ऐसे इकलौते इंसान हो जिसके साथ अभी तक कुछ बुरा नहीं घटा है। जरूर आपने कोई अच्छे कर्म किए होंगे या पिछले जन्म के पुण्य होंगे। ये कहते हुए मुखिया जी मेरी ओर अधीर भाव से देखने लगे। मैंने उनकी सारी बातें सुनने के पश्चात कहा, मुखिया जी, यदि ऐसी बात होती तो मुझे तो उस आत्मा से मिलना ही नहीं होता। नहीं नहीं, अब इस बात को झुटला नहीं सकते कि वो शक्ति काल्पनिक या मनगढ़ंत है, क्योंकि अब सच्चाई आपको भी पता है। लेकिन मुझे दूसरी और ताजुब की बात यह भी लगी कि आपने उस शक्ति को न केवल एहसास किया अपितु देखने के बाद उसकी मदद करने की भी ठानी। शायद यही मदद भाव ने आपको अभी तक जीवित रखा हुआ है। मुखिया ने अपना तर्क रखते हुए फिर से एक बार और गहन सोच में पड़ गए। उसकी बात सुनने के बाद मैं बोला, देखिए मुखिया जी, मैं अभी भी हार मानने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि मोहिना के साथ अन्याय हुआ है, तो अब उसे न्याय दिलाए या मुक्ति दिलाए बिना सांस लेने वाला मैं नहीं हूं। इसके लिए यदि आप साथ दे तो हाथ जोड़कर स्वागत है, और ना दे तो इन्हीं हाथों से सलाम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मोहिना से जुड़ी हर जानकारी को बताने के लिए। मैं ये कहकर वहां से निकलने ही वाला था कि किसी ने मेरा पीछे से हाथ पकड़ लिया और एक आवाज आई, चौहान जी, आप तो नाराज हो गए। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता। अब तो बात गांव की इज्जत की है और मर्यादा की भी। बस आपसे मैं निवेदन करूंगा कि ये बात अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो हम सभी आपको मोहिना को इंसाफ दिलाने के साथ उसकी मुक्ति पर भी आपका साथ देंगे। मुखिया ने मदद करने का ढांढस दिया और साथ में कंडीशन भी रख दी। आखिर वो भी गांव की इज्जत को लेकर मजबूर थे। वो सब तो सही है, लेकिन मुझे इन सारे कार्यों को अंजाम देने के लिए एक बार मोहिना को अपने सामने बुलाना ही होगा। हमें उसे बुलाकर समझाना ही होगा कि इस तरह से किसी भी व्यक्ति की जान ले लेना समस्या का समाधान नहीं है। कनक ने मुखिया और चौकीदार फहीम अहमद की तरफ देखते हुए कहा। कनक की बातों से सभी संशय में आ गए कि उसके कहने का आशय क्या है। सभी एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे। मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मोहिना को कैसे बुलाओगे? मत भूलो कि अब वो एक आत्मा है, लेकिन उसको बुलाना कैसे संभव हो सकता है? मुखिया प्रवेश खली ने कनक से कहा। साहब, बुरा ना माने तो मैं आपको एक सुझाव दूं क्या? चौकीदार फहीम ने अपना तर्क रखते हुए कहा। हाँ, भला तुम क्या तर्क दोगे? बोलो, क्या कहना चाहते हो? मुखिया ने कटाक्ष करते हुए फहीम की तरफ देखते हुए कहा था। मैं कह रहा था क्यों ना हरबटपुर के पास कटा पत्थर वाले योगी बाबा की मदद लें। मुझे लगता है कि वो जरूर कोई ना कोई युक्ति अवश्य बतलाएंगे। आखिर युगों से वो हमारे इस गांव के भले के लिए काम करते आए हैं। फहीम ने आंखों में विशेष चमक लाते हुए कहा। चुप, एकदम चुप। फालतू गवारों जैसी बातें ना करो। साहब पढ़े लिखे हैं और समझदार इंसान हैं। तुम्हारी दकियानुसी झांसों में नहीं आने वाले। मैं कल ही चौहान जी का कमरा शिफ्ट कर दूंगा। सारी मुश्किलें और जो भी समस्या हैं सब अपने आप खत्म हो जाएंगी।
मुखिया ने इस बार रौब झाड़ते हुए चौकीदार फहीम को नसीहत दे डाली, लेकिन फहीम उस नसीहत को दरकिनार करते हुए फिर से बोल पड़ा, साहब, यहां से 45 किलोमीटर दूर हरबटपुर के पठारी क्षेत्र से थोड़ी दूर जाने पर एक छोटी पगडंडी ऊपर पर्वत के शिखर तक जाती है। यहां 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद कटा पत्थर नामक जगह है, वहां एक योगी रहते हैं। वो बहुत माने हुए योगी हैं। उनकी ख्याति देश नहीं विदेशों में भी फैली हुई है। मेरी मानो तो हम लोगों को एक बार अवश्य वहां। इतना सुनते ही मुखिया बिल्कुल आग बबूला हो गया, जैसे उसकी मूंछ पर पैर रख दिया हो। वो बीच से ही चौकीदार फहीम की बात काटते हुए बोला, क्या तुमने एक ही बात की रट लगा रखी है? जब तुम्हें एक बार कह दिया कि वो नहीं जाने वाले उस बाबा के पास, तो तुम क्यों एक ही बात की रट लगाए बैठे हो? ओके रिलैक्स मुखिया जी। उस बेचारे ने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन आप क्यों इतना बीपी बढ़ा रहे हो? मुझे लगता है कि मुझे यहां से चलना चाहिए। आप लोगों ने जो अहम जानकारी दी उसका शुक्रिया। उम्मीद है आगे भी आप लोगों की आवश्यकता पड़े तो साथ देंगे। कनक ने मुखिया जी को शांत करवाते हुए कहा, बिल्कुल इंजीनियर साहब, आप जब भी चाहोगे हमें अपने करीब ही पाओगे। जब भी आपको हम लोगों की जरूरत हो बेहिचक तशरीफ ला सकते हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी। अब मैं इजाजत लेना चाहूंगा। और हाँ फहीम मियां, यदि आपको चलना हो तो चलो, अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूं। कनक ने फहीम के सामने प्रस्ताव रखा। यह सुनते ही फहीम मियां बोल पड़े, नहीं साहब आप चली जाइए, हम चौकीदार को कार में बैठना शोभा नहीं देता। कैसी बात करती आपने? मैं बस इंसानियत को तवज्जो देता हूं। मेरे लिए इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कनक ने कुछ इस तरह से बात को कहा। नहीं कनक बाबू आप जाइए, मुझे इससे थोड़ा काम भी है, इसे जाने में भी अभी वक्त लग जाएगा। कनक की बात सुनते ही इस बार फिर से मुखिया प्रवेश खली बीच में ही तपाक से बोल पड़ा, ठीक है, जैसा आप लोग उचित समझे, मुझे अब निकलना ही होगा, अंधेरा होने को है। कनक ये कहते ही उस तरफ बढ़ गया जिस तरफ कार खड़ी थी। कनक वापस अपने भैया भाभी के यहां आ गया और रात को खाना खाने के बाद बिस्तर पर पड़ गया। बिस्तर पर लेटे हुए 3 घंटे से ऊपर हो चुका था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसके दिमाग में उथल पुथल मच रहा था। उसे अपने आप को अनेकों प्रश्नों में उलझा रखा था। वो सोच रहा था कि आखिर मुखिया के व्यवहार में अचानक परिवर्तन कैसे आ गया। फहीम किस योगी पुरुष के बारे में बातें कर रहा था? उस योगी से मुखिया को भला क्या दिक्कत हो सकती है? क्या मुझे मोहिना की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए योगी बाबा से मिलना चाहिए? इन्हीं विचारों में उलझते हुए कब सूरज की रोशनी कमरे में प्रकाशमान हो गई, इसका पता कनक को तब लगा जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। घड़ी सुबह के 6 बजने का इशारा कर रही थी। कनक ने आज निर्णय ले लिया था कि अब आगे उसे क्या करना है। अब उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि अब बहुत जल्द गुत्थी सुलझा ही लेगा। वो खुश होकर अपने ऑफिस गया और लौटते वक्त उसने भैया को कॉल किया। 2 बार रिंग जाने के बाद भी जब भैया ने कॉल रिसीव नहीं किया तो उसने भाभी को कॉल किया। हेलो कनक, कैसे हो? भाभी मैं ठीक ही हूं। मैं कह रहा था कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ओह, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। वो आज काफी दिनों बाद ऑफिस आया हूं तो दोस्तों के साथ डिनर करके ही आऊंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके भाभी, बाय। ये कहते कनक ने कॉल रखा और अपनी गाड़ी निकाली और फटाफट रफ्तार से चलाने लगा जैसे कोई गाड़ी छूटने वाली हो। थोड़ी देर में एक अनजान जगह पर गाड़ी खड़ी कर दी। चारों तरफ नीरव सन्नाटा पसरा हुआ था। अंधेरा होने की वजह से पैदल रास्ते का अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था। तभी उस 4 दीवारी का छोटा सा गेट दिखाई पड़ा। उस गेट को खोलते ही अजीब सी आवाज आई, जैसे वर्षों से वो गेट बंद पड़ा हो। गेट के खुलते ही आस पड़ोस के सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे, जैसा किसी अनजान शख्स को देखकर होता है। कनक डरते हुए सहमे हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अभी पैदल चलते हुए चंद सेकंड्स ही हुए थे कि उसे लगा जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। वो अचानक वहीं अपनी जगह पर रुक जाता है।
उसके रुकते ही वो सूखे पत्ते की चरमराने की आवाज भी बंद हो गई। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने हिम्मत करके पीछे पलट कर देखा। उसे अंधेरे की वजह से कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसकी सांसें बहुत तेज हो चली थी। वो अब समझ चुका था कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। उसने अपना ध्यान हटाया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही अचानक आगे बढ़ने को हुआ कि उसे लगा कि कोई तेजी से उसके पीछे की तरफ से आ रहा है। वो बिना समय गंवाए तेजी से सिर पर पैर रखकर भाग पड़ता है। वो लगातार बिना समय गंवाए अंधेरे में गिरते पड़ते भागने लगता है। थोड़ी देर में ही कनक को वहीं कोने में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई पड़ी। उस झोपड़ी से लालटेन की पीली रोशनी को साफ साफ देखा जा सकता था। उस पीली रोशनी को देखते ही कनक ने सांस में सांस ली। वो अब अगले ही पल उस झोपड़ी के सामने खड़ा था। वो जोर जोर से उस दरवाजे को पीटने लगा, मानो जैसे किसी ने नहीं खोला तो वो उसे तोड़कर ही अंदर प्रवेश कर जाएगा। उसकी एक नजर पीछे की तरफ भी थी, जहां उस आवाज का पीछा कर रही थी। वो आवाज अब बिल्कुल ही करीब जान पड़ रही थी। उसने इस बार इतने जोर से प्रहार किया कि दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने फटाक से दरवाजे को लगाया और राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसकी नजर झोपड़ी के अंदर पड़ी, वो अपनी जगह से खड़े खड़े ही उछल गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जब उसकी नजर सामने कौन होगा, क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ जरूर बताइए। सुनते रहिए कब्रिस्तान वाली चुड़ैल आरजे अनूप के साथ।